स्ववृत्त लेखन क्या है बताइए तो। मैंने भेजा है गूगल क्लासरूम में, आप उसे निकालिए, आप पढ़िए इसको। स्वयं अपने बारे में संक्षिप्त रूप में सूचना प्रदान करना ही स्ववृत्त लेखन कहलाता है। बोलिए। स्वयं अपने बारे में संक्षिप्त रूप में सूचना प्रदान करना ही स्ववृत्त लेखन कहलाता है। यह स्ववृत्त किसी आजीविका प्राप्ति के संदर्भ में लिखा जाता है। इस पत्र में व्यक्ति पद से संबंधित अपनी योग्यता, कार्यानुभव एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है। स्ववृत्त व्यक्ति के वैशिष्ट्य का परिचायक होता है। ठीक है, पढ़िए इसको श्रेया। यस सर। स्ववृत्त को अंग्रेजी में संक्षेप में क्या कहते हैं? बायोडाटा। बायोडाटा लिखते हैं ना, तो बायोडाटा में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? स्ववृत्त लेखन यानी बायोडाटा में अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल। उसके पश्चात शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं, तो उसमें देते हैं क्रम संख्या 1 2 3 4 5, जो भी परीक्षा डिग्री उसमें लिखना हो, परीक्षा डिग्री वर्ष डिप्लोमा, जैसे 10वीं कक्षा, 12वीं, बीएससी, ऑनर्स, एमबीए। फिर बोर्ड, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिस विद्यालय से आपने पास किया। अब वर्ष भी लिखते हैं कि कब पास किया, विषय भी लिखते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सब। उसके बाद आप श्रेणी लिखेंगे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और कितने अंक आपने पाए और उसका प्रतिशत क्या रहा। अन्य संबंधित योग्यताएं भी दे सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास, फ्रांसीसी जर्मनी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान, ये सब दिए जाते हैं। यदि आपने कुछ उपलब्धियां पाई हैं, आपने पुरस्कार पाए हैं किसी प्रतियोगिता में, तो लिख सकते हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता, जैसे राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता, विद्यालय महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान, ये सब। इसको क्या कहते हैं? स्ववृत्त लेखन। क्या कहते हैं? स्ववृत्त लेखन। स्वयं अपने बारे में संक्षिप्त रूप में सूचना प्रदान करना ही स्ववृत्त लेखन कहलाता है। ठीक है, तो यह स्ववृत्त किसी आजीविका प्राप्ति के संदर्भ में लिखा जाता है। तो इस पत्र में व्यक्ति पद से संबंधित योग्यता, कार्यानुभव एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है। स्ववृत्त व्यक्ति के वैशिष्ट्य का परिचायक होता है। अब बताइए टिप्पणी क्या है? टिप्पणी लेखन, हम लोग कहते हैं मंतव्य, रिमार्क्स, विचार देते हैं ना। किसी विचाराधीन टिप्पणी लेखन किसी विचाराधीन पत्र प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। ठीक है, पत्र निपटाने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं, अपने विचार दिए जाते हैं, तो उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी का उद्देश्य क्या है? टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट या तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है। उसके बाद है अनुस्मारक स्मरण पत्र, रिमाइंडर। अंग्रेजी शब्द क्या है? रिमाइंडर है।
जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। बोलिए तो श्रेया, स्मरण पत्र किसे कहते हैं? सर, जब किसी व्यक्ति को पत्र का उत्तर देना याद नहीं रहता तो एक पत्र भेजा जाता है याद दिलाने के लिए, उसे स्मारक पत्र कहते हैं। हाँ, सही बात है, ठीक है। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर नहीं मिलता है तो उनको क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक, रिमाइंडर लेटर, स्मरण पत्र भेजते हैं, उसी को स्मरण पत्र कहा जाता है। उसके पश्चात आता है कार्यसूची। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देने वाली सूची को कार्यसूची कहते हैं। जैसे बैठक होनी है तो बैठक में क्या क्या बातें करनी है, किन किन विचार बिंदुओं पर चर्चा करनी है, विचार विमर्श करना है, तो उनकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि ये बातें करनी है उस बैठक में। तो एक तालिका बनाते, एक सूची बनाते हैं, तो वही क्या है? कार्यसूची है। अब देखो, जब बैठक संपन्न हो जाती है तो क्या होता है? मिनट्स लिखते हैं, माने उस बैठक में क्या क्या विचार लिए विमर्श किए गए हैं। कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। ठीक है। कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। बोलिए, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर, बोलिए, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। ठीक है। तो ये आपका अभिव्यक्ति माध्यम से हुआ। आपको ये भी पूछा जाएगा, आपका पाठ्यक्रम उस है, इसमें अभिव्यक्ति माध्यम है, कार्यालय लेखन है, ये सब पूछे जाएंगे। पत्रकारिता है, समाचार, ये सब अवश्य पढ़ेंगे। अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्ते की कौन सच्चाई उजागर होती है? आलो अंधारी पाठ से लिखिए। अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफर में बेबी ने रिश्तों की सच्चाई जानी। उसने जाना कि रिश्तों का संबंध दिल से होता है, मन से होता है, अन्यथा रिश्ते बेकार लगते हैं। पति का घर छोड़कर आने के बाद वह अकेली व असहाय थी। कौन? लेखिका बेबी हालदार। वह अकेले ही बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी। वह खुद ही काम ढूंढने जाती, हालांकि उसके समीप ही भाई रिश्तेदार रहते थे, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वे उससे मिलने तक नहीं आए। उसे अपनी माँ की मृत्यु का समाचार तक 6 महीने बाद अपने पिता से मिला।
तरफ बाहरी व्यक्तियों ने उसकी सहायता की। सुनील नामक युवक ने उसे काम दिलवाया। तातुस ने उसे बेटी के समान माना तथा उसकी हर तरीके से मदद की। उनके प्रोत्साहन से वह लेखिका बन पाई। मकान टूटने के बाद भोला दा उसके साथ रात भर खुले आसमान में बैठा रहा। इस प्रकार दिल में स्नेह हो तो रिश्ते बन जाते हैं। इसमें रिश्तों की असली सच्चाई उजागर की गई है कि अपने जो है पराये बन जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। आवश्यकता संकट आने पर अपने भी मदद नहीं करते और जो बाहर के लोग हैं वे संकट में मदद करते हैं। बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना से बताना है, विचार करके। तातुस के संपर्क में आने से पहले बेबी कई घरों में काम कर चुकी थी। नौकरानी थी ना बेबी हल्दर, क्या थी? नौकरानी थी। वह दूसरे के घर काम किया करती थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था। तातुस के परिवार में आने के बाद उसे आवास, धन, भोजन आदि समस्याओं से राहत मिली। यहाँ उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से होने लगा। यदि उसकी जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन अंधकारमय होता, निराशा से भरा हुआ होता। उसे गंदी बस्ती में रहने के लिए विवश होना पड़ता। उसके बच्चों को शिक्षा मिलती ही नहीं क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, आय के स्रोत ही नहीं थे। बच्चे या तो आवारा बन जाते या बाल मजदूर बनते। अकेली औरत होने के कारण उसे समाज के लोगों के मात्र अश्लील व्यवहार का ही सामना नहीं करना पड़ता, अपितु उसे आवारा लोगों के शोषण का शिकार भी होना पड़ सकता था। बड़ा लड़का तो शायद ही उसे मिल पाता क्योंकि इन लोगों ने, तातुस ने, जेठू ने उसके बड़े लड़के को ढूंढ निकाला। वो भाग गया था कहीं। उसके पिता भी उसे शायद नहीं याद नहीं करते, पिताजी भी याद नहीं करते थे और माँ की मृत्यु का समाचार भी नहीं मिलता। इस तरह बीबी का जीवन चुनौतीपूर्ण तथा अंधकारमय होता। कैसे? यदि तातुस और उनका परिवार उनके जीवन में नहीं आया होता तो बेबी हलदर जो लेखिका है उनका जीवन कैसा होता? अंधकारमय बन जाता। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी हैं और इसको आप रिवीजन कीजिए। मैंने भेजा है ये सभी पाठ गूगल क्लासरूम में। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? प्रखर, अभिषेक, सिलेबस भेज दिया है। हाँ, तो उसी अनुरूप आप तैयारी कीजिए। ठीक है, परीक्षा 21 से है ना? सर 22। अच्छा, 22 से है। ठीक है।